हैं। और जैसा कि आप टिकर पर पढ़ रहे हैं, बॉलीवुड का भरोसा टूट गया। तो ऐसा क्या है जो बॉलीवुड का भरोसा टूटा है? क्यों सुनील शेट्टी को ये लग रहा है कि उनके बेटे को कोई आगे नहीं बढ़ने देना चाहता? क्यों परेश रावल ने साइन की हुई फिल्म पैसा वापस लौटा दिया, छोड़ दी? क्यों इस समय इंडस्ट्री में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर हम ये कहें कि हर कोई बस भरोसे के टूटने से दुखी है? बाबिल खान तो पिछले दिनों रो भी रहे थे। तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो इस समय बॉलीवुड में बना हुआ है वो ये है कि हर किसी की टांगें कांप रही हैं, हर किसी के नीचे की जमीन खिसक रही है, हर किसी का विश्वास, भरोसा, यकीन टूट रहा है। और हर कोई इस समय एक शक की नजर से खुद को भी देख रहा है कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हम इन सभी मामलों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और हमने ये क्यों कहा कि बॉलीवुड का भरोसा टूट गया और इस कैसे उससे आने वाले दिनों में असर पड़ने वाला है। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस लाइव सेशन को आप शेयर कर लें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर हैं तो अपनी व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और इस बात को समझ सकें। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। काफी दिन हो गए इस बार। जी, हम काफी दिन बाद एक साथ बैठ रहे हैं और आज मुद्दा ऐसा है बॉलीवुड का जो आज दिन में हम बात भी कर रहे थे। आपने बहुत अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया ये कि बॉलीवुड का अब भरोसा टूट रहा है। जो हाल फिलहाल पिछले दिनों खबरें आई, चाहे हम परेश रावल की उस खबर पर पहले बात कर लें कि कैसे उन्होंने हेरा फेरी 3 साइन की, शूटिंग शुरू की, साइनिंग अमाउंट लिया, फिर गायब हो गए, मीडिया में ऐलान किया। शुरुआत में तो मुझे ये लगा कि वो पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरीके से कौन फिल्म छोड़ता है कि सीधे आप बिल्कुल। ट्विटर पर ऐलान कर दें। फिर ये भी खबर आई कि भाई मुकदमा कर दिया 25 करोड़ का, तो लगा हो सकता है ये और बड़ा पब्लिसिटी स्टंट हो। लेकिन फिर बाद में खबर ये आ ही गई कि छोड़ दिया है। बाबिल खान को लेकर भी खबरें पिछले दिनों आई थी, रोते हुए वीडियो उनका आया था वगैरह। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने धोखा दिया या लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं या लोग उनको डिच कर रहे हैं, लोग उनके करियर में जिसको कहते हैं ना कि जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। और हालिया बयान सुनील शेट्टी का अपने बेटे के बारे में कि कोई उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा तो मैं तो धज्जियां उड़ा दूंगा। तो ये जो एक अविश्वास का पूरा माहौल इस समय पसरा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से बॉलीवुड की चूलें हिली हुई हैं। बॉलीवुड बुरी तरीके से हिल चुका है, ये बात सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। चाहे करण जौहर ने 1000 करोड़ में अपनी कंपनी का आधा स्टेक बेचा हो, ऐसी तमाम खबरें पिछले दिनों हमने देखी। लेकिन आज के सिनेरियो में हम जब आज खड़े हैं और इतनी सारी खबरों को हम देख रहे हैं, तो आप इनको कैसे देखते हैं? अगर हम हाल फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हेरा फेरी 3 का जो पूरा ड्रामा हुआ है, जिसमें काफी लोगों को, मतलब मुझे तो बहुत हद तक ये लग रहा था पब्लिसिटी स्टंट, कुछ और मामला है। यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरीके से कोई पिक्चर छोड़ सकता है और इस तरीके से पूरी खबरें आ सकती हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको, पूरा मामला हेरा फेरी 3 पे पहले बात करें। जी जी, बिल्कुल। हेरा फेरी 3 वाला जो मामला है, जैसा आपने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। हमने एक बार इस बारे में बात भी की थी कि ये शायद पब्लिसिटी स्टंट ही है और फिल्मों के प्रचार के लिए बॉलीवुड के लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की इमेज बन चुकी है इन लोगों का, इनकी जो छवि है वो लोगों के मन में ऐसी हो चुकी है कि ये अपनी फिल्म के प्रचार के लिए या व्यक्तिगत प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक उतर सकते हैं। तो ये तो खतरे की घंटी है ही। लेकिन जब ये वाली बात आई, जब सबसे पहले कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी, तो और अक्षय कुमार इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, हेरा फेरी 3 को उन्होंने हेरा फेरी के राइट्स कई करोड़ रुपए दे के खरीदे हैं, अब इस बार वो प्रोड्यूसर होंगे। तो मतलब उन्होंने प्रियदर्शन को भरोसे में लिया, डायरेक्टर को, और कहा कि आप बनाएंगे क्या। सुनील शेट्टी से बात हुई, परेश की भी बात आई थी, और परेश के बगैर तो ये फिल्म बन ही नहीं सकती, असंभव है। एक बार अक्षय या सुनील शेट्टी ना हो तो चल जाएगा, लेकिन परेश के बगैर, वो बाबू भैया के बगैर जो है ये फिल्म हो ही नहीं सकती है। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि फिल्म के 2 हीरो हैं, उनके बगैर फिल्म बनेगी, मगर जो तीसरा हीरो है क्रम में अगर रखें कहानी के भी, उसके बगैर नहीं बन सकती। तो ये एक बहुत मजेदार सिचुएशन है। लेकिन जब ये बाबू भैया बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर, बिल्कुल वो दोनों को जोड़ कर रखता है, वो हर कड़ी को जोड़ कर रखता है फिल्म की। तो ये बात जब आई, तो एक पल को तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पल मुझे एक बात इससे पहले की याद आई।
परेश रावल साहब ने लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया था अक्षय कुमार के साथ उनकी दोस्ती के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि अक्षय मेरे दोस्त नहीं है, वो कलीग है। ये घंटी बजाने वाली बात मुझे उस समय भी लगी थी, क्योंकि परेश और अक्षय ने बहुत सारी फिल्में, आई थिंक मुझे लगता है 12-15 फिल्में साथ में की होंगी, कॉमेडी फिल्में, और पर्दे पर उन दोनों की जो कॉमिक टाइमिंग दिखती है, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ बड़े सहज दिखते हैं, हंसते खिलखिलाते दिखते हैं, तो कोई भी ये मानेगा नहीं उस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख के कि पर्दे के पीछे इन लोगों में दोस्ती नहीं होगी। लेकिन ये सवाल आया, और ये सवाल आया और बाबू भैया ने एकदम साफ साफ कहा कि भाई हम दोस्त नहीं है। ये शॉकिंग था, मुझे लगा कि क्या कुछ बात है पीछे, क्योंकि देखिए अगर आप किसी के साथ मतलब 12-15 फिल्में कर रहे हैं, आप 2.5-3 दशक से साथ में है, या 2 दशक से भी साथ में है, और उसके बाद में इतना तो हो ही जाता है। लेकिन परेश रावल ने अपना दोस्ती का उसमें वो भी बताया, डिफाइन भी किया कि भाई जिससे हम रोज बात करें या बात किए बिना नहीं रह सकें, वो उन्होंने अपने तरह से डिफाइन किया उस इंटरव्यू में। तो खटका तो मुझे वहीं हो गया था, और उस खटके के थोड़े ही दिन बाद ये वाली घटना हुई, तो मुझे लगा, ये जरूर लगा कि ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का डेवलपमेंट हुआ, जितना सीरियस होता चला गया, उससे ये बात समझ में आई। अब मैं उस पर आता हूं जो आप बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये 2 चीजें हैं देखिए इस वक्त बॉलीवुड में, इनसिक्योरिटी और पैसा, और वो पैसे की वजह से ही ये इनसिक्योरिटी पैदा हुई है। आज भी मैं एक खबर पढ़ रहा था, हालांकि परेश रावल ने अपनी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया कि फिल्म क्यों छोड़ी, या किसी को भी नहीं पता क्यों, लेकिन उस खबर में ये कहा गया था कि जो एग्रीमेंट हुआ प्रोड्यूसर और इस एक्टर परेश रावल के बीच में, वो ये था कि साइनिंग अमाउंट तो 11 लाख रुपए दे दिया गया, परेश रावल की फीस 15 करोड़ रुपए। अब उस खबर में ये लिखा था कि ये जो 15 करोड़ रुपए का बचा, जो मतलब लगभग कितना हुआ, 4 करोड़ 90 लाख, 14 करोड़ में, ये पैसा उनको फिल्म बनने के रिलीज होने के 1 महीने बाद मिलना था। और कोई भी एक्टर, मुझे लगता है एक्टर क्या, कोई भी व्यक्ति सिनेमा से जुड़ा हुआ या किसी भी फील्ड में, ऐसा कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, बिक जाएगा, 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, कोई इतना लंबा इंतजार नहीं करेगा। ये फिल्म या तो 26 के एंड में रिलीज होगी या 27 में रिलीज होगी। तो क्या एक एक्टर आज की तारीख में काम कर दे, आपकी फिल्म बना दे, और उसके बाद उस फिल्म में जब भी वो रिलीज हो, साल भर बाद, 1.25 साल बाद, 1.5 साल बाद, उसकी रिलीज के 1 महीने बाद उसको बाकी पूरी फीस, और ऐसा भी नहीं कि अगर आपकी फीस का आपको 25% मिल रहा है या 50% मिल रहा है, आपको तो पीनट्स जैसा कुछ मिल रहा है, बाकी सब बाद में मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पैसा जो है ना, वो पैसे के ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है। तो खैर ये तो हमारी अटकल है, या जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं वो है, मगर इस मामले में कहीं क्लियर नहीं हो। एक तो पैसा, और दूसरा मैंने जैसे कहा कि आत्मविश्वास, वो जो विश्वास हमारे और आपके बीच में बनता है, वो हमारे आपके और मेरे आत्मविश्वास की वजह से ही बनता है। हम कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड की जो स्थिति आपने कहा कि 5 साल में जो हालत हो चुकी है फिल्मों के नहीं चलने की वजह से, इन सबके आत्मविश्वास डोल गए हैं। जो फिल्म बना रहे हैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, उनको भी नहीं पता कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। तो वो जो अंदर हिला हुआ आत्मविश्वास है, उसने आपसी विश्वास को भी जो है तोड़ा है। कहीं ना कहीं मैं इस चीज को इस तरह से देख पा रहा हूं। देखिए, मुझे एक पुराना इंटरव्यू याद आ रहा है परेश रावल का, और उस दौरान उनसे सवाल किया गया था, मेरे ख्याल शायद 2-3 साल पुराना इंटरव्यू है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये लल्लन टॉप पर हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप हेरा फेरी 3 बनेगी काम करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई हेरा फेरी 3 में अगर मैं काम करूंगा तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होगी कि पैसा, क्योंकि मैं उसके अलावा उसमें काम नहीं करना चाहूंगा। ये उनके शब्द थे, और उन्होंने बड़ा मतलब ब्लंटली कहा था। ये मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल 2-3 साल हो चुके हैं, पुराना इंटरव्यू है, ये नया इंटरव्यू नहीं है। और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब दिया था कि हेरा फेरी 3 बनी और मैंने उस पर काम किया तो एक ही वजह होगी, पैसा। तो अब ठीक है, पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि पैसा ना कमाना, तो पैसा कमाना तो खैर कोई अपराध नहीं है। अगर उन्होंने 15 करोड़ मांगे या 150 करोड़ मांगे या जितने भी मांगे। लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा हैरत में डाल रही है कि अगर ये शर्त थी कि हम आपको साइनिंग अमाउंट देंगे 11 लाख रुपए,
और बाकी का पैसा हम आपको पिक्चर रिलीज होने के 1 महीने बाद देंगे। तो क्या ये शर्त बाद में रखी गई? क्योंकि जब उन्होंने साइनिंग अमाउंट लिया होगा, देखिए जो कायदा है वो ये कि साइनिंग अमाउंट लेते वक्त ही आपको बता दिया जाता है कि आपको बकाया कब मिलेगा। क्या ये शर्त बाद में जोड़ी गई? क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है। अगर हम ठीक तरह से सोचें कि पहले तो परेश रावल इस बात के लिए तैयार हो गए हो कि हाँ 1.5 साल बाद पैसा दे देना, और फिर अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे क्रिएटिव डिफरेंस भी नहीं है, ये भी नहीं है, और मुझे काम नहीं करना। अब सवाल यह है कि अक्षय कुमार, अब हम आ जाते हैं पैसे वाली बात पर ही। अक्षय कुमार अगर प्रोड्यूसर हैं और अक्षय कुमार के नाम एक रिकॉर्ड रहा है पिछले कई साल हाईएस्ट टैक्स पेयर का, यानी उनकी कमाई की मिसाल दी जाती रही है। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि उन्होंने गुटखा बेच के कमाया है या कोई एडवर्टीजमेंट्स करके कमाए हैं, क्या क्या करा, लेकिन अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर एक नहीं बल्कि कई सालों तक रहे हैं, और आज भी माना जाता है कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा उनके पास में है। ये बहस की बात हो सकती है कि उनकी कौन सी फिल्म चली नहीं चली, वो एक अलग बात है, लेकिन अक्षय कुमार गरीब अभिनेता नहीं है। अक्षय कुमार बहुत लंबे समय तक हाईएस्ट टैक्स पेयर भी रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि परेश रावल का इस तरीके से अचानक छोड़ना। अब अगर मैं उस पुराने इंटरव्यू को रेफर करूं जिसमें आज से 2-3 साल पहले परेश रावल ये क्लियर कर देते हैं कि हेरा फेरी 3 में अगर मैंने काम किया तो उसकी वजह सिर्फ पैसा होगी, वरना मेरा मन नहीं है काम करने का। तो यानी जाहिर है उन्होंने मुंह फाड़ कर पैसा मांगा, और उस पैसे के लिए वो तैयार हुए, तभी उन्होंने साइन की, तभी वो शूट पे पहुंचे। ये बीच में कुछ हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि उनको साइन करते वक्त कह दिया होगा कि हाँ 1.5 साल बाद मिलेगा, उन्होंने कहा ओके, और फिर अचानक उनको सपना आया कि नहीं नहीं मैं तो 1.5 साल बाद नहीं, मुझे अभी चाहिए। ये कुछ बीच में हुआ है, ये कहीं कुछ ऐसी चीज हुई है जो या तो उन्हें कुछ और कहा गया था। क्योंकि आप देखिए कि इस तरह की चीजें, अब अगर हम हेरा फेरी की बात कर लें, 3 की बात कर लें, तो आपको याद होगा 2015 में भी ये पिक्चर अनाउंस हुई थी, अभिषेक बच्चन इसमें होने वाले, तो याद, अभिषेक, जॉन अब्राहम, हाँ जॉन अब्राहम होने वाले थे इसमें। तो लेकिन फिर वो, चलिए बॉलीवुड में ऐसी बहुत से उदाहरण हैं जहां फिल्में अनाउंस होती हैं नहीं बनती हैं। पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, 70, 80, 90 के दशक में भी बहुत सी ऐसी फिल्में हुई जो अनाउंस हुई और नहीं बनी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ ये मामला बहुत ही अलग तरह का है। अगर हम देखें तो बॉलीवुड में ऐसा मामला हमें दूसरा देखने को नहीं मिलेगा जहां एक सीक्वल आ रहा हो लंबे इंतजार के बाद, ओरिजिनल स्टार कास्ट आ रही हो, मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है वो पिक्चर शुरू कर दे, और फिर अचानक सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस कर दे कि मैं पिक्चर में काम नहीं कर रहा हूं। उसका डायरेक्टर हैरान रह जाए, उसका प्रोड्यूसर हैरान रह जाए, लोग उसका कारण ना जान पाए, फिर वो साइनिंग अमाउंट लौटा देता है। ये बात बता रही है कि जिस इंडस्ट्री में ये हो रहा है वो इंडस्ट्री एक साफ हवा में सांस नहीं ले रही। इस इंडस्ट्री की हवा अब गंदी हो चुकी है, यहां अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो चुका है, यहां धोखा, अविश्वास, बेईमानी, झूठ, फरेब, इसके बीच में ये लोग खड़े हुए। देखिए कहते हैं ना कि बोरी का एक चावल आपको पूरा बता देता है कि इस बोरी में चावल कैसे रखे हुए हैं, एक चावल बता देता है। तो ये घटना अपने आप में बता रही है। वरना देखिए फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में अनाउंस होती हैं, सभी जानते हैं फिल्में क्यों बनाई जाती हैं। फिल्में पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं, एक बहुत मोटा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और उसके सारे गणित होते हैं। अक्षय कुमार को ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और सोचा कि चलो हेरा फेरी 3 बनाते हैं, बाकायदा इसका पूरा गणित तैयार हुआ होगा कि अब मुझे राइट्स कितने में मिलेंगे, मैं किस कैनवास की फिल्म बनाऊंगा, कितनी स्क्रीन में रिलीज होगी, इसकी कितनी कमाई होगी, इसकी क्या कहानी होगी, प्रियदर्शन जो ओरिजिनल फर्स्ट सीरीज के जो डायरेक्टर थे वो इसमें होंगे, सुनील शेट्टी होंगे, मतलब तमाम चीजें, बहुत ग्राउंड वर्क हो गया होगा। 15 करोड़ रुपए देकर अगर उन्होंने साइन किया था परेश रावल को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक अच्छी बड़ी फिल्म होने वाली थी और एक बहुत बड़ी इसकी तैयारी रही होगी। तो ये जो पूरा मामला है ये बीच में कुछ हुआ है, या तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, या अक्षय ने हो सकता है किन्हीं चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया हो कि अरे भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई अब मैं बना रहा हूं कोई मना नहीं करेगा। तो झटका तो ये अक्षय कुमार के लिए भी है, झटका दर्शकों के लिए भी है, और झटका बॉलीवुड, पूरे बॉलीवुड के लिए कि अब ये कहानियां फूट फूट के बाहर आ रही।
मतलब ये पूरा का पूरा एपिसोड ऐसा रहा है जिसमें लोगों को ये लगता रहा, जो लोग हमारे और आपके जैसे लोग जो बहुत बरसों से बॉलीवुड को बहुत नजदीक से करीब से देख रहे हैं, हमें भी ये लगता रहा कि यार ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, ऐसी कुछ बातें तो नहीं हो रही, कुछ ऐसी हंसी मजाक चल रहा है क्या, बाबू भैया क्या सच में बाबू भैया हो गए क्या, ये फिल्म में कुछ ऐसा होगा कि बाबू भैया भग जाते होंगे, बाबू भैया को मना के लाते होंगे, तो मतलब फिल्म के सेट से भग गए, इनको पकड़ के ला रहे, मतलब तमाम तरह की बातें होती नहीं। लेकिन ये जिस तरीके से फूट कर बाहर आया है, इसने बहुत बड़ी कलई खोली है। हम आगे बात करेंगे, बाबिल खान पर भी बात करेंगे, हम बात करेंगे सुनील शेट्टी के बयान पर भी, और हम बात करेंगे करण जौहर पर भी। लेकिन इसे समझना पड़ेगा, ये मतलब मामला ऐसा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल जैसा पहले कभी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आपने झटके की बात कही, आपने कहा कि अक्षय कुमार ने बहुत सारा गणित लगाया होगा, तो प्रियदर्शन का वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार की आंखों में आंसू आ गए। ये बात भी है कि परेश की फिल्म के मना कर देने से इस तरह से अचानक से, तो बहुत सारे बयान है इन सारी चीजों को जोड़े। और देखिए हेरा फेरी 3 मुझे लगता है कहीं ना अक्षय कुमार के लिए वो गले की हड्डी जैसी फिल्म हो गई लंबे समय से, क्योंकि इस फिल्म को वो लीड करते हैं एक तरीके से, फ्रेंचाइजी है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इसकी वजह से। फिर आप याद कीजिए कि ये 3 के पहले जिसका आपने जिक्र किया, नीरज वोरा वो फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, बनाने वाले थे, जिसमें अभिषेक को लेके, जॉन अब्राहम को लेके, और कंगना रनौत भी थी, और एक एक्ट्रेस थी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये पूरी टीम जो है तब भी जमी थी, लेकिन फिर नीरज वोरा गुजर गए, फिर मामला रुक गया, वो बीमार होके गुजर गए थे। फिर लंबे समय तक बातें चलती रही, लेकिन अब 1.5-2 साल पहले फिर ये चीज उभर आई थी कि क्या कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की जगह लेंगे। तो ये अक्षय के लिए तगड़ा झटका था, और है भी, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 सालों से मीडिया का एक सेक्शन इस बात को प्रोजेक्ट कर रहा है कि अक्षय कुमार की जगह जो है वो कार्तिक आर्यन लेने वाले, और कोई कितना ही सीनियर एक्टर हो, वो कितना ही काम कर ले, इनसिक्योरिटी यहां पर हमेशा होती है। और अचानक अगर कार्तिक आर्यन या कोई नया एक्टर आता है और उसकी कॉमिक टाइमिंग को लोग पसंद करने लगते हैं, दूसरी तरफ सीनियर एक्टर की फिल्में फ्लॉप होने लगती है, तो उसका घबराना बहुत स्वाभाविक है। तो ये खबरें आने लगी थी कि हेरा फेरी 3 में बात ये भी आई थी, अब खबरों की और बात कर रहे हैं जो आई थी, तो कि अक्षय कुमार ने बहुत ज्यादा फीस मांग ली, वो बहुत ज्यादा फीस चाहते थे फिल्म के लिए, तो प्रोड्यूसर ने उनको मना कर दिया था, और कार्तिक से बात हो रही थी। तो ये दोनों कैंपों का जो झगड़ा सोशल मीडिया में दिखता है, एक दूसरे के अगेंस्ट खबरें डालने का, वो सारी चीजें और बहसें चलती रही। अब उसके बाद में फिर जैसे तैसे ये आया बाद में कि नहीं, कार्तिक का रोल होगा पर वो अलग होगा। कार्तिक वाले मामले पे भी परेश रावल की टिप्पणी आ चुकी है, उन्होंने कंफर्म किया था कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक का रोल था और अलग उस तरह का रोल था, अक्षय अपनी जगह पर थे। ये फिल्म लगातार, जो हेरा फेरी 3 है, लगातार इसी तरह की बातों से चर्चाओं में बनी रही है। अब जबकि ये हुआ कि अक्षय ने ही फिल्म के राइट्स ले लिए, वो प्रोड्यूसर होंगे, तब जाके ये मामला आया, तो फिर पता चला कि परेश रावल अलग हो गए। और अब आपको जैसा वो जब पुराने इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा था अगर 3 करूंगा तो सिर्फ पैसे के लिए करूंगा, और ताजा इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था कि भाई ये हेरा फेरी का जो बाबू भैया का किरदार है, वो उन्होंने कहा था मेरे गले का फंदा बन गया है, ऐसे ही कुछ शब्द थे उनके। मतलब वो पीछा छुड़ाना चाह रहे थे उस बातचीत में, ये लग रहा था। तो ये बिल्कुल बहुत सही सारी कहा। चीजें। दोनों हाँ बातों को मिलाकर देखें, पुराना इंटरव्यू, नया इंटरव्यू, और आपने कॉमिक जी। टाइमिंग की बात की, यहाँ तो बाबू भैया ने जो कॉमेडी की है, जो कॉमिक टाइमिंग की है उन्होंने, तो अक्षय कुमार के बिल्कुल साथ वाकई कॉमेडी हो गई है, वाकई कॉमेडी हुई है। अब इस वो कॉमेडी को भारी पड़ लंबे गए इस समय तक टाइमिंग में। याद रखेंगे। ये हेरा फेरी बिल्कुल। हो गई है, अक्षय के साथ हेरा फेरी हो गई। हाँ, हालांकि 1% अभी भी हमको ये मान के चलना चाहिए कि शायद ये बड़े ड्रामे के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि फिल्म बन रही है, क्योंकि परेश रावल ने अभी तक ये क्लियर नहीं कहा है कि मैं इस फिल्म को नहीं करूंगा या मैं हट चुका हूं इस फिल्म से। बस नोटिस, पैसा, ड्रामा, खबरें आ रही है बस। तो ये बेसिकली दर्शकों का पेशेंस भी टेस्ट कर रहे हैं कि कब तक हम इन्हें उलझा के रख सकते हैं। अब ऐसा है कि ये अगर इनको क्लाइमैक्स लेकर आना है तो जल्दी लेकर आए, क्योंकि वरना लोगों का पता चला फिर लोग वाकई भूल जाएंगे, फिर वाकई कंफ्यूजन होगा, अच्छा वो तो नहीं बन रही थी, अच्छा बन रही है क्या, तो फिर उस जोन में चला जाएगा मामला। अब अगर हम सुनील शेट्टी की बात करें, सुनील शेट्टी का जो हालिया जी। इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि मतलब उनका जो इंटरव्यू है वो उस स्टाइल में कि जलाकर राख कर दूंगा। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक चीज है।
मैं तो सुनील शेट्टी साहब जो हैं उनको, उनकी फिल्में तो मैं देखता रहा, उनको मुझे मुझे उनकी बॉडी और उनका जो तरीका, एक अलग ही स्टाइल उन्होंने अपना डेवलप किया था। अलग अलग, हाँ। लेकिन उनका जो बेटा है, मुझे अगर मैं आंख बंद करके भी याद करूं तो मुझे उनके बेटे की शक्ल तक याद नहीं आ पा रही। मतलब इस हद तक वो फिल्मी दुनिया से दूर है। चाहे हम कहीं पर उनके इंटरव्यूज की बात कर लें या कहीं, देखिए क्या होता है, एक एक्टर जब आता है इंडस्ट्री में, उसका कोई ना कोई चीज पॉपुलर होती है। जैसे कार्तिक जब आए थे तो उनका वो मोनोलॉग था, वो पॉपुलर हुआ था, फिर उनकी वो फीमेल फैन फॉलोइंग वाला मामला पॉपुलर होता है। लेकिन सुनील शेट्टी के बेटे की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी सिग्नेचर स्टाइल नहीं है जिसकी वजह से हम उन्हें याद करें, वो कौन है, क्या करते हैं। अब अगर सुनील शेट्टी को लग रहा है कि कोई उनकी बेटे का करियर नहीं बनने दे रहा है, तो ये अपने आप में फिर वही बात है कि भरोसा टूट रहा है। अब भरोसा एक तो आपको अपने बेटे पर नहीं है, या आपको अपने आसपास के लोगों पर नहीं है, और कौन आपके लिए साजिश रचेगा। देखिए, सुनील शेट्टी, अक्षय, संजय दत्त, अजय देवगन, शाहरुख, सलमान, ये सब आमिर एक पीढ़ी के लोग हैं। जैसा इन्होंने कहा सुनील शेट्टी ने कि भाई इनके बेटे के कैरियर को लेकर जो है बहुत सारे लोग एक्टिव हैं उसके अगेंस्ट में, और वो बॉर्डर 2 करे। खास तौर पर उन्होंने कहा कि भाई वो बॉर्डर 2 ना कर सके, इसलिए उसके बारे में बहुत तरह की अफवाहें या नेगेटिव खबरें जो है वो फैलाई गई। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक तो मैं इस मामले में नहीं बोला, लेकिन अगर ये लोग नहीं सुधरे तो फिर आगे मैं खुलकर सामने आऊंगा, बात करूंगा और इन सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। जहां तक आहान की बात है जो आपने कही, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2021 में फिल्म तड़प से उसने डेब्यू किया था जी। और मिलन लुथरिया डायरेक्टर थे उस फिल्म के। साउथ की एक फिल्म थी RX-100 थी शायद, उसका ये रीमेक थी तमिल या तेलुगु फिल्म का। एक्शन से भरपूर फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म में आहान जो है वो कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते हैं अपना। और उसके बाद आश्चर्य की बात यह है कि अब 4 साल होने जा रहे हैं, आहान की कोई फिल्म अभी तक नहीं आई है। बीच में उनकी इक्का दुक्का फिल्में शुरू होने की बातें आई थी, फिर उसी दौरान ये सब खबरें आई कि भाई वो उनके साथ बहुत सारा स्टाफ चलता है, उसका भी खर्चा प्रोड्यूसर को उठाना है, नए नवेले हैं, उसके बाद भी बहुत सारे नखरे हैं, इस तरह की चीजें आती रही। अब ये किसी ने प्लांट कराई जैसा सुनील शेट्टी का कहना है, या ये सचमुच ऐसी चीजें थी, ये उनके अलावा कोई भी नहीं जानता। लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है कि आप इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी के बेटे हैं, और सुनील शेट्टी इन सबके दोस्त हैं। तमाम बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से लेकर जो है तमाम बड़े प्रोड्यूसर और बड़े एक्टर, जो सलमान से लेके और आमिर से लेके, जो सब अपने दोस्त यारों के बच्चों को जो है फिल्मों में लेते हैं। 4 साल में भी किसी ने आहान शेट्टी को अपनी फिल्म में नहीं लिया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इतने सारे नेपोटिव्स लॉन्च हो रहे हैं, उनको 2-2, 4-4 मौके मिल रहे हैं, फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन किसी ने मौका नहीं दिया। 5 साल हो जाएंगे, मतलब 4 साल पूरे हो जाएंगे इस साल, मतलब आहान की फिल्म आए, और अब जबकि बॉर्डर 2 में वो दिखाई देंगे, ये खबरें हैं। ऐसे वक्त में सुनील शेट्टी का ये गुस्सा भाई फूट के सामने आया है कि भाई क्योंकि जो लोग अगर खिलाफ रच रहे तो इंडस्ट्री के अंदर के ही लोग हैं, बाहर का तो कोई है नहीं इंडस्ट्री में। वो अंदर के लोग कौन है? तो इसका मतलब है कि सचमुच या तो षड्यंत्र और कुचक्र रचे जाते हैं जैसा कि सुनील शेट्टी कह रहे हैं, और वो किसी वजह से अभी तक बोल नहीं पाए हों, या कभी सामने आकर वो सबका पर्दाफाश कर ही देंगे, या जैसे वो कह रहे हैं कि धज्जियां उड़ा दूंगा। मतलब मामला यहां तक आ पहुंचा है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि जलाकर राख कर दूंगा वाला मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो बलवान फिल्म जो इमेज बनी थी, उसी अंदाज में शायद कहीं वो नजर आएंगे और कुछ वैसा कर देंगे। लेकिन ये वाकई खतरे की घंटी तो है कि कोई अंदर ही अंदर है जिनकी आपस में जो है बहुत ज्यादा राइवलरी है, एक दूसरे में भरोसा नहीं है, एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए इन्हीं के साथ के सुनील शेट्टी और सलमान और अक्षय, संजय दत्त, पिछले दिनों उनकी फिल्म भूतनी आई थी जिसके वो प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने बाकायदा मंच पे आकर बोला था कि भाई हम तो फिल्म इंडस्ट्री को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि अब ये परिवार जो है वैसा नहीं रहा है। खुद उन्होंने कहा कि लोग मेरी फिल्म को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, थिएटर में रिलीज का भी मामला था, उसमें मेरी फिल्म पर बात नहीं हुई। कहीं ना कहीं संजय दत्त भी इस बात को समझ चुके थे कि उनकी फिल्म की लंका लगाने में जो है कई लोगों का हाथ है। फिल्म हालांकि नहीं चली। फाइनली तो देखिए यही होता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो कैसा है,
लेकिन उसके पहले का जो एक भाईचारा होता है, जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के वेल विशर के रूप में सामने आते हैं, अब वो सारी चीजें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और ये साफ होता जा रहा है कि अंदर ही अंदर जो है बहुत एक खींचतान चल रही है। लोग एक दूसरे को लेके इनसिक्योर हैं, एक दूसरे के कंटेंट को लेकर जो है किसी का भरोसा नहीं है, अपने ही कंटेंट पे नहीं है। एक दूसरे को इसलिए कह रहा हूं कि अगर परेश अक्षय के साथ इतने सालों तक काम करते रहे हैं, प्रियदर्शन की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उसके बावजूद अगर वो किसी मुद्दे पर नहीं काम कर रहे हैं और अगर उसमें क्रिएटिविटी का मामला है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्योंकि मामला वही जो मैंने शुरू में कहा, अगर आपका कंटेंट सही नहीं है तो आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होगा। जब आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे पे क्या करेंगे और दूसरा आप पे क्या करेगा। तो ये सारी चीजें जो है इंटर रिलेटेड है। देखिए, जैसे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि जिस तरह से बाबिल खान रो रहे थे, फिर कहा गया बिल्कुल नई जनरेशन का मामला है जी। हाँ, कि उनको उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो ये नहीं कह रहे थे, वो नहीं कह रहे थे। अरे चाहे वो जो कह रहे थे, एक बात तो साफ थी कि वो रो रहे थे, तो खुशी के आंसू तो थे नहीं, वो खुशी के ओवरवेलमिंग तो थे नहीं, वो खुशी की वजह से एकदम छलक आए हो, यानी वो दुखी थे। और दुखी होते समय उन्होंने कुछ नाम लिए थे, वो नाम सारे नेपो किड्स के थे। हालांकि उनको भी नेपो किड की कैटेगरी में डाला जाएगा, लेकिन बाबिल खान के साथ समस्या ये है कि बाबिल खान मैं बड़ा खुलकर कहूंगा कि वो हीरो मटेरियल नहीं है, जिस तरह का हीरो मटेरियल बॉलीवुड में देखा जाता है। तो वो नेपो किड होकर भी उस कैटेगरी में फॉल नहीं हो पा रहे हैं। और क्या ये वो फ्रस्ट्रेशन है? और देखिए क्या होता है कि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन खुद से रख लेते हैं। हम वो जो पैरामीटर में सेट कर लेते हैं कि मैं इरफान खान का बेटा हूं, मैं फलां का ये हूं। तो जब आपने अपने नाम के आगे खुद ही इतने तमगे जोड़ लिए, तो फिर आप उसमें फिर आप धरातल पे तो रहे नहीं, आप तो वैसी हवा में उड़ रहे हैं। और आप जब हवा में उड़ेंगे तो अगर कुछ होगा नहीं होगा तो नीचे गिरने का रहेगा। अब हम एक और बात, हमारे एक दर्शक है, उन्होंने सजेस्ट किया एक टॉपिक, और वो बहुत इसी से मेल खाता हुआ भी है कि हाल ही में पिक्चर और अनाउंस हुई, आपने जरूर सुना होगा कि रितेश देशमुख निर्देशक बनेंगे और शिवाजी बनेंगे अभिषेक बच्चन। अब इस फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही लोगों ने कहना शुरू किया कि यार ये जो छावा हिट हुई है, अब होता है ना बॉलीवुड में कि एक पिक्चर जब चल जाती है तो उसके आसपास की चीजें फिर से आनी शुरू होती हैं। और जहां तक अभिषेक बच्चन की बात है, अभिषेक बच्चन को लेकर भी अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत पुराना रोना रहा है कि मेरे बेटे को नहीं चलने दिया नेपोटिज्म के चक्कर में। तो ये जो तमाम बातें होती हैं, और फिर से अब उनको एक तरह से क्या फिर से उन्हें लॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि 25 साल तो हो गए अभिषेक बच्चन के करियर को। और इस पर हम चर्चा पहले कर भी चुके हैं रवि जी की, किस तरह से 25 साल में अभिषेक बच्चन ने क्या किया है। 25 क्या 5 फिल्में भी नहीं है उनकी जो हम याद करें। तो ये भी इसी कैटेगरी में फॉल होती है खबर कि ये जो भरोसा टूट रहे हैं। मतलब आज अगर रितेश देशमुख को डायरेक्टर बनना है तो उनको अभिषेक बच्चन में टैलेंट नजर आता है, वो भी राजा शिवाजी का। ये सुनने में थोड़ा सा हैरत करने वाली बात है, वो भी तब जबकि एक संभाजी हमने देख लिए हैं विकी कौशल के रूप में। आप कैसे देखते हैं इस खबर को भी? हाँ, मैं इसमें सबसे पहले एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि रितेश देशमुख की जो फिल्म बना रहे हैं राजा शिवाजी, इसमें वो डायरेक्टर हैं लेकिन रोल भी खुद ही निभा रहे हैं राजा शिवाजी का। अभिषेक बच्चन का नाम भी नाम है फिल्म में, संजय दत्त है, अभिषेक बच्चन है, महेश मांजरेकर है, सचिन खेड़ेकर है, भाग्यश्री है, फरदीन खान, सब बड़े बड़े नाम है, बड़े नाम है। लेकिन खबर यही कि राजा शिवाजी जो है वो खुद ही रोल प्ले करने वाले। अभिषेक को कोई दूसरा कैरेक्टर मिलेगा उसमें। तो अभिषेक तो नहीं। इस बात को अगर हम ऐसे देखें कि अभी हालिया फिल्म छावा हिट हुई, बिल्कुल, छावा का जो रिस्पॉन्स मिला, छावा के हिट होने के कारण बहुत सारे रहे। एक तो विकी कौशल की जो एक्टिंग थी, फिर इस समय जो देश का माहौल है, और जिन चीजों को एकदम निकाला गया, आजकल बहुत कुछ खुदाइयां हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उसको देखते हुए एक ऐसा सब्जेक्ट फिर से चुनना जो उसी के आसपास का है। आपको लगता है कि चीजें सब उस तरफ ही जा रही हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि भरोसा टूट रहा है, जमीन तलाश रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहां से हमारी किस्मत खुलेगी? देखिए, रितेश ने ये जो प्रोजेक्ट अभी अनाउंस किया, ये अचानक अनाउंस नहीं किया है। ये 3-4 साल से उनकी चीजें चल रही थी। लेकिन होता है ना कि मार्केट में अगर कोई एक सब्जेक्ट चल जाता है तो उससे भरोसा आता है।
पहले चीजें उस तरह से डावाडोल थी थोड़ा सा, एक तो राइटिंग के लेवल पर, फिर उसके बाद में फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। मुझे याद है नागराज मंजुले का भी नाम आया था, मराठी के बड़े डायरेक्टर हैं सैराट, और उन्होंने बच्चन साहब के साथ भी झुंड बनाई थी हिंदी में। तो पहले उनका भी नाम था कि वो डायरेक्ट करेंगे, उनसे पहले किसी का नाम था, फिर फाइनली ये हुआ कि नहीं रितेश खुद करेंगे। ये लंबे समय से चल रहा था, लेकिन क्या होता है ना, ये जो आप कह रहे हैं कि पकड़ जमीन पे मजबूत हो, तो जब आपका एक उस तरह का सब्जेक्ट चल जाता है तो थोड़ा आपको आत्मविश्वास आ जाता है, थोड़ा आपके साथ में लोग जो है पैसा लगाने वाले आ जाते हैं। अब हाँ हाँ, तो ये होता है कि चलो छावा चली है, इसका मतलब है कि लोग राजा शिवाजी को भी देखने आएंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें। तो कॉन्फिडेंस तो देखिए पूरी तरह से हिला हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल कौन रहा है, उसी हिसाब से सारी चीजें तय हो रही है। अब आज से 4 साल पहले अगर ये सब्जेक्ट वो बनाना चाह रहे थे तो तब क्यों नहीं बना लिया, या 4 साल से इसकी तैयारी में ऐसा क्या चल रहा था। तो बहुत सारी चीजें, तो एक सब्जेक्ट का चल जाना जो है वो थोड़ा सा आपको एक आत्मविश्वास दे देता है, तो फिर आपके साथ बाकी लोग भी आ जाते हैं। संजय दत्त जो है उनका भी पिलर हिल रहा है, अभिषेक तो अपना झंडा गाड़ भी नहीं पाए हैं, अभी भी उम्मीद में है, वो किंग में भी नजर आएंगे, उनका स्ट्रगल जैसा आपने कहा वो अभी तक चल ही रहा है। तो अब ये है कि ठीक है, अगर राजा शिवाजी चलेगी तो थोड़ा सा फिर हम भी मजबूत होंगे, फिर दूसरी फिल्म मिलेगी, तीसरी फिल्म मिलेगी। रिस्क कोई नहीं लेना चाह रहा है, सवाल ये नए सब्जेक्ट पर कोई नहीं खेलना चाह रहा है। सबको ये लग रहा है कि भाई बना बनाया मजबूत मामला मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए, या दर्शकों की वो नब्ज पकड़ में आ जाए जो हाथ में आने के बाद में हम उसको थिएटर में खींच लेंगे। तो अभी फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि जो हिस्टोरिकल, राष्ट्रवादी, इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो ला सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आजू बाजू टटोलने के बाद की स्थिति है। अब हम इसको अगर देखें, जो हमारी चर्चा हो रही थी करण जौहर को लेकर भी, हाल फिलहाल करण जौहर भी दिखाई दिए, बड़े इमोशनल हो रहे थे कान में, और उनकी जो फिल्म है होम बाउंड को जिस तरीके का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, करण जौहर को कभी उस तरह से देखा नहीं गया, खासकर वो खुद भी अपने आप को वैसे नहीं देखते थे। जी जी जी, हाँ आपने सही कहा, वो खुद भी नहीं देखते थे अपने आप को। हाँ, उनके लिए तो ये सब चीजें जो है ना, कान फेस्टिवल या इंटरनेशनल फेस्टिवल या ऑस्कर वॉस्कर, तो एकदम पानी कम टाइप चीज थी एक समय उनके लिए। अभी मैं देख रहा था 2-3 साल पहले का ही उनका एक इंटरव्यू जो है, वीडियो उसका मैं देख रहा था, जिसमें ये कह रहे थे अरे ये सब चीजें क्या है, मतलब क्या है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल और ऑस्कर मिल भी जाए तो क्या है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, हम तो इंडियन सिनेमा की बात करते हैं। उनको उस वक्त जो है नॉर्थ साउथ, मतलब बॉलीवुड और साउथ का कनेक्शन दिख रहा था कि कैसे मैं बॉलीवुड की फिल्मों को अपनी साउथ में पहुंचा दूं, और वहां जो फिल्में बन रही हैं बड़ी बड़ी उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा दूं और उसमें अपना मामला कुछ बना लूं। वो पूरा उतने तक सीमित थे, लेकिन जब देख ही लिया है कि मामला कहीं बन ही नहीं रहा है, चीजें डूब रही है, आधी कंपनी बेचना पड़ गई है, इज्जत दांव पे लग गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, इज्जत दांव पे लग गई है। तो फिर वो किल जैसी फिल्म बना रहे हैं, फिर वो होम बाउंड जैसी फिल्म बना रहे हैं, फिर वो इनको इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं कान फेस्टिवल में, और वहां बड़े डायरेक्टर को गले लगा के इमोशनल हो रहे हैं। अब वो उनको सब ठीक लग रहा है, अब उनको लग रहा है कि भाई कोई इंटरनेशनल डायरेक्टर मेरी फिल्म से, प्रोड्यूसर मेरी फिल्म से जुड़ जाए तो मेरा नाम मिल जाए, कहीं से जो मेरे खंबे हिल रहे हैं तंबू के वो कहीं ना कहीं जो है मजबूत हो जाए, मुझे लोग हिंदुस्तान में भी इज्जत देने लगे, बाहर भी नाम मिलने लगे। अब उनके लिए सारी चीजें जो है बदल रही हैं। अब वो पहले जैसा मामला नहीं रहा। अब वो होम बाउंड को ले गए, लेकिन फिर उन्होंने शिकायत की, अरे यार इसके बारे में तो इंडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे भाई क्यों बात करेंगे, आपने तो लोगों को दूसरे तरह की आदत डलवाई है लिफाफा दे के बात कराने की, तो वो तभी बात करेंगे जब आएगी फिल्म आपकी, उस वक्त वो बात करेंगे, फिर आप उनको बुलवाइएगा, फिर आप उनसे बात कीजिएगा भैया इसको इतने स्टार देना। और उसके बाद भी ठीक है, चलिए फिल्म का कुछ एक आध झलक वगैरह देखी है ऑनलाइन मैंने, और कहानी भी अब वहां जो प्रीमियर हुआ उसके बाद में सारी चीजें सामने आ गई। आने दीजिए फिल्म, उस फिल्म पे भी बात करेंगे। लेकिन करण जौहर जो है वो भी अपने मैदान को जो है बदलने के चक्कर में है कि किसी तरह से बचा लूं मैं। देखिए, आपने मैदान की बात की, करण जौहर की जमीन की बात की, तो मुझे उनका वो बयान याद आ रहा है जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि हाँ मैं तो स्टार जो है पैसे देकर खरीद लेता हूँ,
क्रिटिक्स को मैं पैसे देगा। तो एक तरह से करण जौहर ने ये कहकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी, यानी आपकी जिन भी फिल्मों को स्टार मिलते हैं वो पैसे से मिलते हैं, यानी आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं और ये बात हमेशा के लिए दर्ज भी हो जाएगी, हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि भाई बिल्कुल अगर हो चुकी है। फिल्म को स्टार मिल रहा है मतलब उन्होंने पैसे देकर खरीदा है, इस बात को उन्होंने खुद कहा कैमरे के सामने। तो मुझे लगता है कि शायद कई बार वो ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसका या तो उन्हें अंदाजा नहीं होता या उनको लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो करण जौहर हैं, वो जो भी बोलेंगे वो मतलब उस तरह से ही लिया जाएगा। तो मतलब और खासकर आज के समय में जब इंडस्ट्री इतने खराब दौर से होकर गुजर रही है, ऐसे में उन बातों को बार बार लोग पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हम भी यहाँ पर बैठकर पॉइंट आउट कर ही रहे हैं। देखिए, करण जौहर या जो भी बॉलीवुड के बड़े मेकर्स हैं, आप जनता से पैसा कमा रहे हैं, आप इस सोसाइटी से, इस देश से पैसा कमा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन आप में से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। आपने बस इतना सोचा है कि माल बनाओ, अपना घर भरो और अपने बच्चों कच्चों को और अपने पड़ोसियों को और अपने दोस्तों के बच्चों को इनको लॉन्च करते रहो, और उसके बाद में एकदम कहो कि नहीं भाई यही चलेगा। फ्लॉप होंगे तब भी आपको इन्हीं को देखना होगी, क्योंकि जिसकी पहली फिल्म नहीं आई उसकी 3 फिल्में और साइन हो चुकी हैं, ये खबर आपने पहले मीडिया में डाल दी। हाँ। तो मतलब इसका क्या मतलब निकाला जाए? और जब आप घटिया एक्टर्स को लाएंगे सामने तो पब्लिक तो बोलेगी भाई क्यों देखेगी, पब्लिक अपनी मेहनत का पैसा क्यों देगी आपको? हाँ। तो जिस जगह पे ये खड़े हुए हैं, तो जब आत्मविश्वास जो नकली, और वो भी नकली आत्मविश्वास था, वो मार्केटिंग के दम पे और पीआर के दम पे बनाया हुआ गुब्बारा था, वो फूट चुका है। अब इनको जो है यहाँ भी जमीन बचानी है, यहाँ तो लगभग जा ही चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल इज्जत मुझे मिल जाए तो थोड़ा उसके सहारे से यहाँ कुछ बचा खुचा रह जाए। तो देखिए, मुश्किल है। आज की परिचर्चा में जो 3-4 मुद्दे जिन पर हमने बात की, एक हमने देखा कि किस तरह से हेरा फेरी 3 जैसा सीक्वल जो बन रहा था उसकी जमीन कितनी कमजोर दिखी कि उनका मेन कैरेक्टर भी फिल्म को छोड़कर भाग गया। हमने देखा कि बाबिल खान कैमरे के सामने आकर रोते हैं, कुछ नेपो किड्स का नाम लेते हैं, यानी इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव है। हमने ये भी देखा कि इस भेदभाव के छींटे जो हैं वो सुनील शेट्टी के बेटे पर भी पड़ रहे हैं। वो एक अलग बहस का विषय है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है और कितना नहीं है, यानी यहाँ पर वो बात भी सही साबित हो जाती है कि सिर्फ स्टार सन हो जाने से ही फिल्में नहीं मिल जाती, आपके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट होना भी जरूरी है, या आपके पास करण जौहर जैसा गॉडफादर होना जरूरी है। और दूसरी तरफ जो नेपोटिज्म के झंडे बरदारी करते थे करण जौहर, उनका खुद का कितना रोल रिवर्सल है वो भी हमने कैन में देख लिया, वो भी हमने देख लिया। तो इस समय जो है बॉलीवुड की पूरी जमीन हिली हुई है। हम चाहे बाबिल खान वाले एपिसोड को देख लें, हम परेश रावल वाले एपिसोड को देख लें, हम करण जौहर का बदलता हुआ रूप देख लें, या हम सुनील शेट्टी का हालिया बयान देख लें, ये सारी चीजें बताती हैं कि बॉलीवुड का मौसम और मिजाज बहुत तेजी से बदला है। और वहां जो लोग काम करते हैं, जो बरसों से वहां जमे हुए हैं, अब उन्हें भी ये समझ में आना बंद हो चुका है कि असल में करना क्या है। और उसके बीच हमने चर्चा कर लिया राजा शिवाजी जैसी फिल्म के बारे में भी, जिसको अगर आज के सिनेरियो में हम देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि छावा जैसी फिल्म के चलने के बाद अब उन्हें लगा कि माहौल गर्म है, बाजार सही है, अब ऐसे में ही इसका अनाउंसमेंट हम लेकर आते हैं। और जाहिर है पिक्चर तो खैर जब रिलीज होगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे वो कैसी बनी है, लेकिन उस पर भी आप जो है अभिषेक बच्चन, जैसा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अभिषेक बच्चन तो किंग में भी हैं और शिवाजी में भी हैं और हर उस फिल्म में हैं जो इंडस्ट्री के सूरमा बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई ये इंडस्ट्री के सबसे पुराने वाले नेपो किड हैं जो पिछले 25 साल से लगातार लॉन्च हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बहुत कहते हैं ना हिली हुई है, जमीन हिली हुई है, भरोसा यकीन विश्वास सब टूट चुका है और कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। रवि जी, मुझे लगता है हमने काफी हद तक चीजें कवर कर ली हैं। अगर आप क्लोजिंग से पहले कुछ आप नहीं, बोलना कहना एक चाहें ही तो। लाइन बस है कि मतलब केस जो है वो आईसीयू में पहुंच चुका है। ये है, समझने की जरूरत है कि कितना गंभीर हो गया है सारा मामला, तो बात अब आईसीयू तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड जो है आने वाले दिनों में अपनी इस हिली हुई जमीन से बाहर निकले, हिली हुई जमीन को ठीक करे, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ कोशिशें करे
और जो किया जाना चाहिए वो करें। तो कुल मिलाकर हमने उस तरफ पॉइंट आउट कर दिया है जिस तरफ पॉइंट आउट किया जाना चाहिए था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा जो एक अलग नया पर्सपेक्टिव होता है, जब हम दोनों ही कोशिश करते हैं, मैं और रवि जी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया।